हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा, पानी की कहानी। आज की क्लास में इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे, छोटा सा सारांश पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, पानी की कहानी पाठ में एक ओस की बूंद के माध्यम से पानी के जन्म और उसके जीवन चक्र को समझाया गया है। तो यहाँ पर हमें एक ओस की बूंद के माध्यम से एक कहानी बनाकर समझाया गया है कि पानी का जीवन चक्र क्या होता है। अक्सर हम देखते हैं जब बारिश होती है, बहुत सारा पानी जो है भूमि के ऊपर जो है इधर से उधर जाता है, लेकिन वो पानी थोड़ी ही देर में धरती द्वारा या भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और उसके बाद वो पानी कहाँ जाता है हमें कुछ भी नहीं पता। तो जिनको ये नहीं पता वो पानी कहाँ जाता है, उन सब के लिए यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया पानी के द्वारा। पेड़ जो कि ऊपर धरती के ऊपर इतने बड़े होते हैं, धरती के नीचे इनकी जड़ें भी इतनी ही जो है लंबी और बड़ी होती हैं और पेड़ की जड़ों में जो रेशे होते हैं वो जो है पानी को सोखते हैं। पानी अपने साथ खनिज लवण को जो है घुला कर रखती है और जब पेड़ इसको जो है सोखता है, अपनी तरफ जो है अवशोषित करता है, तो इससे वो उन खनिज लवणों को भी ले लेता है और साथ में अपनी पानी की पूर्ति को भी वो पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर ये समझाया गया है। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के संयोग से ही पानी बना है। तो हमें ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग, गैस के संयोग से पानी बना है और फिर कैसे उसे भाप बनकर बादल में, वर्षा, नदी और समुद्र के रूप में वो यात्रा करता है। पानी का जो मुख्य संदेश यह है, इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो पानी जो है एक प्राकृतिक अनमोल उपहार है और इसका हमें जो है संरक्षण करना चाहिए। तो पाठ को एक संक्षिप्त रूप में हम पढ़ेंगे। पाठ का सारांश यहाँ पर, तो पानी का जन्म, ओस की बूंद अपनी उत्पत्ति के बारे में बताता है कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिलन से उसका जो है जन्म हुआ है और पहले वो भाप के रूप में थी जो बाद में ठंडी होकर बर्फ बन गई और फिर पिघलकर पानी में बदल गई। फिर उसके जीवन चक्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बूंद जो है अपनी यात्रा बताती है, वो समुद्र की गहराई में जाने से लेकर ज्वालामुखी के साथ भाप के रूप में वायुमंडल में वापस पहुंचने का भी वो वर्णन करती है। वहां से वह बारिश के रूप में पहाड़ों पर गिरती है और फिर जो है नदियों के माध्यम से बहते हुए और पत्थरों को तोड़ती हुई वापस समुद्र में वो चली जाती है। मानव से के साथ उसका संपर्क कैसे हुआ, यह यात्रा उसे एक नगर और कारखानों के नल तक ले जाती है जहां वह कई दिनों तक फंसी रहती है। अंत में वह एक टूटे नल से बाहर निकलकर एक बेर के पेड़ की जड़ों में समा जाती है और पत्तों के छोटे छेदों से निकलकर वो सुबह लेखक की हथेली पर आकर गिरती है। निष्कर्ष, पानी के अंत में कहानी के अंत में सूर्य निकलने पर बूंद फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि पानी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है और इसके संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो ये था इस पानी की कहानी की पूरी कहानी। तो अब यहाँ इसके कुछ प्रश्न उत्तर, इसके बाद हम कुछ कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? पहला प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? चलिए, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? चलिए, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था, तो जो पहला पैराग्राफ था उसमें ही हमें पता चला कि लेखक सुबह सुबह जा रहे थे और क्योंकि धूप नहीं निकली थी तो लेखक के हाथ में जो है एक ओस की बूंद गिरी। ओस की बूंद उनकी कलाई पर गिरी और सरक कर उनकी हथेली पर आ गई। चलिए, प्रश्न का उत्तर लिखें।
चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। प्रश्न नंबर 2, ओस की जो बूंद है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, क्यों कांप रही थी वो ओस की बूंद। चलिए, तो देखिए, पेड़ों की जड़ों में निकले जो रोए होते हैं, उनके द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना। देखो, पेड़ के नीचे जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में रोए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो धरती के अंदर मिट्टी में जो जल कण होते हैं, उनको बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेते हैं। वह उनको खा जाना याद करते ही बूंद जो है क्रोध और घृणा से कांप उठी। जब उस ओस की बूंद ने बताया कि ये जो पेड़ है ना, इन पेड़ों की जड़ों में जो रोए होते हैं वो बड़े ही निर्दयी होते हैं, वो हम लोगों को बलपूर्वक धरती से खींच लेते हैं और कुछ को वो खा जाते हैं, ठीक है ना, और हम में घुले जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको भी वो खा जाते हैं। तो इसलिए जो है ओस की जो बूंद थी वो कांप उठी थी घृणा और क्रोध से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने क्या कहा, वो उनके पूर्वज हैं या उनके पुरखे हैं, ऐसा क्यों कहा। चलिए, तो देखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव हुआ या उनका निर्माण हुआ या नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। ये हम यहाँ चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो इन दोनों ही गैसों में रासायनिक क्रिया हुई, इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवाकर पानी को जन्म दिया। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से ही बनता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस पानी की बूंद ने, इस ओस की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या अपना पुरखा कहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न है और इस चैप्टर में आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं वो सब आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं कि पानी का जो जन्म है वो हाइड्रोजन और, यहाँ हाइड्रोजन कहा गया था, हाइड्रोजन और ओसजन यानी कि ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके अनेक साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल की लपटों में इसके रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से सूर्य के टुकड़े, अब देखिए इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। एक जो है उल्कापिंड आया जो सूर्य से टकराया, सूर्य से टकराने से, सूर्य से टकराया नहीं, उसकी आकर्षण शक्ति से जो है उस पर जो है सूर्य का एक टुकड़ा, एक हिस्सा टूट गया और वो जो है बिखर गया। लेकिन इस उल्कापिंड के आकर्षण शक्ति से वो पुनः जो है अनेक प्रकार के जो है टुकड़ों में विभाजित हो गया। इन्हीं टुकड़ों में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो बाद में ठंडी हुई और इसी में जो है, इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रासायनिक क्रिया हुई और इससे पानी का निर्माण हुआ, पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती थी, तत्पश्चात ठोस रूप में वो विद्यमान हो जाती थी और पृथ्वी समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर के ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती थी। और इस प्रश्न को देखिए, आपने ऐसा ही नहीं लिखना है, आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। जितना आपने इस चैप्टर में सीखा है ना, वो सब आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। चलिए,
नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की जो बूंद है वो लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आपने देखा होगा वो जो ओस की बूंद है, जैसे ही सूर्य का उदय हुआ वो तुरंत वहां से निकल गई, वहां से वो खो गई, वहां से वो चल पड़ी। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है। और प्रश्न नंबर 6। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है। क्योंकि वहां का जो वातावरण है उसमें सदा नमी होती है, इसलिए वो जो है अधिक गर्म और ठंड नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 7 है आपका। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। तो देखिए, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है, तब पेड़ की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों में व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक का एक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। चलिएगा, लिख लीजिएगा। जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं या फिर ट्रांसपायरेशन उसे कहते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न भाषा की बात से है, तो इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। इसके बाद कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हम करते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ लिखेंगे आप। जैसे पहला शब्द है आपका आश्चर्य। आश्चर्य यानी कि हैरानी। हैरानी। दूसरा शब्द है दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि यानी कि नजर। तीसरा है आपका स्वर, अर्थात ये तो आप जानते ही हैं, आवाज। यहाँ पर झनकार एक प्रकार का मधुर स्वर होता है, एक प्रकार का मधुर स्वर। झनकार यानी कि एक प्रकार की मधुर स्वर। टटोलना, ढूंढना। ढूंढना। असंख्य, अनगिनत, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत। सासत, कष्ट। पानी ने क्या कहा कि वो जो है उसने बहुत कष्ट झेले हैं। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का स्पष्ट रूप से, स्पष्ट। दीर्घजीवी। दीर्घजीवी। जो
जो लंबे समय तक रहता है, तो लंबे समय तक रहने वाले को हम कहते हैं दीर्घजीवी। आकर्षण, आकर्षण होता है खिंचाव, खिंचाव। चलिए, तो यहाँ कुछ प्रश्न शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द, इनको आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी बुक में भी आपको दिया गया है, वहां से भी आप शब्दार्थों को लिख लें और उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पानी की कहानी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।